गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। प्रणाम मैम। गुड मॉर्निंग मैम। हरिओम मैम। प्रणाम मैम। कल की क्लास के बाद में मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, आप लोगों ने कर लिए हैं? आशीष जी, कल मैंने क्वेश्चन दिए थे होमवर्क में, कर लिए हैं आप लोगों ने? एक का आंसर तो बी था ना मैम, फर्स्ट का। यस मैम, पहले का बी है। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है कल के लेक्चर में? आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें? वैसे तो मैं क्वेश्चंस करा देती हूँ, लेकिन फिर भी जो एक पूरा सेट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं? नो मैम, अभी तक नहीं देखे। क्वेश्चन देखा करिए, उससे आपको समझ में आएगा कि आप कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं, कितना इम्प्रूवमेंट बाकी है। क्योंकि अब अगर आपने सिलेबस देखा हो तो जो 2 यूनिट है आपकी, वो एक यूनिट के जो 2 पार्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आप क्वेश्चन देखते चलेंगे तो आपको एक आइडिया लगता चलेगा। आज की क्लास शुरू करते हैं हम। स्क्रीन विजिबल है आपको? या ये हमने कल की क्लास में देख लिया था शायद। यस मैम। ओके, आज हम देखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड में ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में ही एक चीज आती है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। इस पे आपके क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझेंगे इसको। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग के अंदर ये आता है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब एन इंटेंडेड रिजल्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रेदर देन द प्रोसेस इटसेल्फ। कल भी जब हमने टीचिंग की बात करी थी, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी हम टीचिंग करते हैं या टीचिंग होती है तो उसमें हमेशा एक प्री डिटरमाइंड गोल होते हैं कि जो हमें अचीव करने होते हैं। कि जब भी कोई क्लास होती है, बच्चों को कुछ सिखाया जाता है, तो टीचर एक अपना एम लेके चलता है कि क्लास के बाद तक बच्चे को ये चीज आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी मैथ्स की क्लास हो रही है एंड एडिशन चैप्टर चल रहा है, तो एडिशन में जब उस क्लास को डिजाइन करता है टीचर, प्री प्लान करता है, तो उसमें उसका ये इंटेंशन रहता है कि क्लास के बाद में बच्चों को 2 नंबर्स को ऐड करना आ जाए। वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि अगर वो एडिशन की क्लास कर रहा है तो बच्चे को मल्टीप्लाई करना आ जाए। तो जब भी कोई भी टीचिंग होती है तो उसमें हमेशा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि इंटेंडेड रिजल्ट जो हमें चाहिए होता है वो इम्पोर्टेंट होता है।
तो अगर हम इन ऑब्जेक्टिव्स को देखें कि दो ऐसे तरीके हैं जिनसे ये जो आपके इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव हैं वो डिवाइड किए गए। एक क्लासिफिकेशन दिया गया था ब्लूम ने दिया था, एंड जो दूसरा क्लासिफिकेशन था वो दिया था गैगने एंड ब्रिक्स ने। ब्लूम्स क्लासिफिकेशन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए हुए हैं, हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, हर लाइन से क्वेश्चन बनता है। तो जो हमारा फर्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग में, फर्स्ट जो दिया था हमारा वो ब्लूम्स ने दिया था। इसको हम ब्लूम्स टेक्सोनॉमी भी बोलते हैं। टेक्सोनॉमी इसलिए बोलते हैं कि टेक्सोनॉमी का मतलब होता है क्लासिफिकेशन, कि किसी चीज को हम कैसे क्लासिफाई कर रहे हैं। तो हम ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे टीचिंग के हैं उनको कैसे क्लासिफाई करेंगे, ये हमें ब्लूम ने बताया। अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्टिव्स फॉल अंडर 3 कैटेगरीज। जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, जो चीज हमें अचीव करनी होती है वाइल टीचिंग, वो 3 कैटेगरी के अंदर आती है। पहली कैटेगरी होती है कॉग्निटिव, जिसको हम बोलते हैं लोएस्ट लेवल। दूसरी होती है इफेक्टिव, एंड थर्ड होती है साइकोमोटर, या जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट लेवल। महात्मा गांधी ने कहा था कि जब भी हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं तो एक हम ये मोटिव लेके चले कि बच्चे के अंदर जो 3 एच है उनको डेवलप कर सके। और उन 3 एच में क्या था? हैंड, हेड एंड हार्ट। उन्होंने कहा कि हम ये 3 चीजें अगर बच्चे के अंदर डेवलप कर देते हैं तो ये समझना चाहिए कि जो एजुकेशन उसको दी जा रही है वो गुड क्वालिटी एजुकेशन है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ने जो 3 चीजें मैं बताई उनको हम इसी के अंडर भी रख सकते हैं। जैसे जो कॉग्निटिव डोमेन होता है वो डेवलप करता है बच्चे का हेड, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज बच्चे की डेवलप करेगा। इफेक्टिव डोमेन जो होगा वो डील करेगा हार्ट। इफेक्टिव में आ जाएंगे इमोशंस। साइकोमोटर डोमेन डील करेगा हैंड। मतलब स्किल्स जो बच्चे के अंदर हम डेवलप करेंगे वो साइकोमोटर डोमेन के अंदर आएगा। ये एक हायरार्की में अरेंज होते हैं कि मैंने आपको बताया कि जो आपका हेड होता है, दैट कॉग्निटिव में आपका हेड आएगा, एंड हेड आपका लोवेस्ट लेवल पे होगा, एंड साइकोमोटर में आपका हैंड आएगा, वो आपका हाईएस्ट लेवल होगा। तो इसको आपको कभी कभी सीक्वेंस में भी अरेंज करने को आ जाएगा, लोवेस्ट टू हाईएस्ट, हाईएस्ट टू लोवेस्ट, क्रोनोलॉजी भी इसकी आ सकती है। तो 3 बताए गए उन्होंने, कॉग्निटिव कहा, अफेक्टिव कहा एंड साइकोमोटर कहा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि मोटर हमेशा क्या होता है कि चलती रहती है, तो इसलिए हमने मोटर को चलाते हैं हम किससे? अपने हैंड से। इसीलिए हम इसको क्या कर सकते हैं, साइकोमोटर को हम हैंड में रख सकते हैं। इफेक्टिव आप नाम से जान जाएंगे कि इमोशंस में रखेंगे। एंड कॉग्निटिव बचा क्या हमारा? बचा हेड, तो कॉग्निटिव हमारा हेड में आएगा। वैसे भी कॉग्निटिव में आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल कॉग्निटिव स्किल्स या कॉग्निटिव डोमेन या कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप करते हैं बच्चे की, तो वो इंटेलेक्चुअल में आ जाती है। सो इट विल डील विद हेड। तो जो उसमें हैंड वाली होती है वो हाईएस्ट होती है, एंड जो हेड वाली होती है वो आपकी लोवेस्ट होती है। नाइनटीन 1956 में ब्लूम ने दिया था इसको। टैक्सोनॉमी वाज क्रिएटेड टू प्रमोट हायर फॉर्म ऑफ थिंकिंग इन एजुकेशन। हायर फॉर्म क्या होगी? जैसे हम किसी भी चीज को एनालाइज कर रहे हैं, इवैल्यूएट कर रहे हैं, जस्ट ना कि हम उसको जस्ट रिमेम्बर कर रहे हैं। जैसे आपने लेवल्स ऑफ टीचिंग में देखा था कि मेमोरी लेवल को हमने कहा था कि वो लोवेस्ट है, एंड हमने हाईएस्ट किसको कहा था? रिफ्लेक्टिव। रिफ्लेक्टिव मैम। वेरी गुड। रिफ्लेक्टिव को हमने कहा था कि वो हमारी हाईएस्ट है। तो जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बनी, तो इसका पर्पस यही था कि जो हायर फॉर्म ऑफ थिंकिंग है एजुकेशन में उसको प्रमोट करना। तो रिफ्लेक्टिव लेवल में हमारा यही सब आता था कि हम एनालाइज करेंगे उसको, हम उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, ना कि हम उसको जस्ट याद कर लेंगे, रोट लर्निंग नहीं करेंगे। क्लियर? तो थोड़ा इसको हम डिटेल में देखते हैं। कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है? हमेशा याद रखेंगे कॉग्निटिव डोमेन डील्स विद हेड। अगर हेड से आपका जुड़ा हुआ है तो ये एक नॉलेज बेस्ड डोमेन होता है आपका। इट इंक्लूड्स नॉलेज एंड
डेवलपमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल स्किल्स। ये बिल्कुल क्लियर है, आप हमेशा अपने दिमाग में ये बिठा लें कि कॉग्निटिव डील कर रहा है हेड से, और अगर हेड से डील करेगा तो नॉलेज से डील करेगा, इंटेलेक्चुअल स्किल्स जो बौद्धिक क्षमताएं हैं हमारी ये उनसे डील करेगा। The cognitive domain contain learning skill predominantly related to mental process या thinking process. Learning process in the cognitive domain include a hierarchy of skills involving processing information. अब इसमें क्या होता है, एक हायरार्की होती है जिसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है पहले हम उसको प्रोसेस करते हैं, देन कंस्ट्रक्टिंग अंडरस्टैंडिंग, उसकी अपने अंदर समझ डेवलप करते हैं, अप्लाई नॉलेज, उसका हम उस नॉलेज को जब हम समझ के उसको अप्लाई करते हैं उससे हम प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, देन कंडक्टिंग रिसर्च। इसको मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाती हूँ। जैसे आजकल सब लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, यूपीआई होती है, हमारे पास में एप्लीकेशन होती है, तो कोई फोन पे यूज करता है, कोई गूगल पे यूज करता है, पेटीएम यूज करता है, अलग अलग तरह के ऐप्स होते हैं। तो सपोज हमने अपने फोन में फोन पे डाउनलोड कर लिया ट्रांजैक्शन के लिए, तो अब कॉग्निटिव डोमेन में कैसे उसको बांटा है, तो जब मैंने फोन पे डाउनलोड किया तो सबसे पहले उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो मैं प्रोसेस करूंगी कि मैं देखूंगी फोन पे कैसे चल रहा है, एक इंफॉर्मेशन जुटाऊंगी, अपनी फ्रेंड से पूछूंगी क्या उसने ये यूज किया है, तो जो भी इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं उसको प्रोसेस करूंगी कि ये कैसे काम कर रही है, कैसे नहीं कर रही है। उसके बाद में उस जो भी मैंने इंफॉर्मेशन मेरे पास आई, अब मैं उसको समझूंगी कि ये कैसे है, कैसे इसमें हो रहा है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, कैसे मेरा काम इससे आसान हो जाएगा। उसके बाद में अप्लाई नॉलेज में, अब जब मैं उस फोन पे का यूज करके कहीं पे ट्रांजैक्शन कर रही हूँ, किसी को मनी सेंड कर रही हूँ, देन मैं बोलूँगी कि मैंने उस नॉलेज को जो भी अब तक प्रोसेस किया, जिसकी मैंने अंडरस्टैंडिंग करी, उसको मैंने अप्लाई कर दिया। सॉल्विंग प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे मेरे पास में मुझे घर पैसा भेजना हुआ एंड मैं बैंक नहीं जा पा रही हूँ, तो ये एक मेरे सामने प्रॉब्लम हुई, एंड इस प्रॉब्लम को अगर मैंने घर पे फोन पे के थ्रू पैसे भेज दिए तो मैंने कहा कि मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है। एंड कंडक्टिंग रिसर्च, देन उसके आगे मैं फोन पे में और देखूंगी कि मैं इसको और कैसे यूज कर सकती हूँ, क्या मैं फोन पे से मूवी टिकट बुक कर सकती हूँ, क्या मैं फोन पे से किसी और प्लेटफॉर्म में जाके पेमेंट कर सकती हूँ, और क्या क्या उसमें कर सकती हूँ। तो ये कंडक्टिंग रिसर्च हो जाएगा मेरा। ये एक हायरार्की होती है कि सबसे पहले इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेंगे, देन उसकी एक समझ अपने अंदर विकसित करेंगे, नॉलेज को अप्लाई करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, एंड देन कंडक्टिंग रिसर्च करेंगे। 6 लेवल्स होते हैं कॉग्निटिव डोमेन के, इनका सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है। ये एक हायरार्की रेंज होते हैं। फर्स्ट है आपका नॉलेज, सेकंड है आपका कंप्रीहेंशन, देन एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ये जो हमने पढ़ा यहाँ पे ऊपर, इसी को जो ब्लूम ने उन्होंने एक सेट में बना दिया कि 6 चीजों का एक सेट है कि जब भी हम किसी नई चीज को देखेंगे, जब जो भी चीज हमारे हेड से जुड़ी हुई है, कॉग्निटिव डोमेन है, सबसे पहले हमें नॉलेज चाहिए होगी, देन कंप्रीहेंशन में क्या होता है कि समझ, अपनी समझ से उसको हम कैसे देख रहे हैं, एप्लीकेशन, हम उसको कैसे अप्लाई कर रहे हैं, एनालाइज का मतलब होता है किसी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर देना, उसको कैसे एनालाइज कर रहे हैं, सिंथेसाइज, इसका जस्ट अपोजिट होता है कि छोटी इंफॉर्मेशन को, अलग अलग इंफॉर्मेशन को हम एक बिग इंफॉर्मेशन कैसे बनाएंगे, देन इवैल्यूएट करेंगे उसको। इसमें इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि लोवेस्ट लेवल क्या है कॉग्निटिव डोमेन का। ये एक क्वेश्चन भी आया था कि विच इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन, तो इसका आंसर इवैल्यूएशन था। इसका सीक्वेंस आ सकता है, आपको एलिमिनेट करने को बोल सकते हैं कि कॉग्निटिव डोमेन में कौन कौन सी चीजें आती हैं। सपोज आपको 2 चीजें इसकी दे दी, नॉलेज कंप्रीहेंशन, बाकी चीजें किसी और डोमेन की दे दी। इसकी एक ट्रिक है, आप इसको कैसे याद करोगे, KC A2SE, KC A2SE 2 बार आप पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। तो K से नॉलेज है, P से कंप्रीहेंशन है, A से एप्लीकेशन,
ये 2 बार है तो एनालाइज, देन सिंथेसिस एंड देन इवैल्यूएशन। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी। ये एक उन्होंने अपना डोमेन दिया कॉग्निटिव डोमेन के लिए। नॉलेज, देखिए नॉलेज आपका क्या है, लोवेस्ट लेवल पे है, इवैल्यूएशन आपका हाईएस्ट लेवल पे है। सबसे पहला जो हम काम करते हैं वो किसी भी चीज के लिए जानकारी इकट्ठा करते हैं, इसीलिए हमने इसको लोवेस्ट लेवल पे रखा। देन ये हमारा हाईएस्ट लेवल पे है। कॉग्निटिव डोमेन में पहला है हमारा नॉलेज। नॉलेज में सीधा सा मतलब है कि इट इज द एबिलिटी टू रिकॉल डाटा, कि हमने जो भी चीज किसी चीज के बारे में जानी है, जो जानकारी इकट्ठा करी है, उसको हम दोबारा याद कर पा रहे हैं, ये हमारा नॉलेज है। जब भी आप हम ये डिस्कस कर रहे हैं, आप हमेशा अपने दिमाग में ये लेके चलेंगे कि ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में हम कॉग्निटिव डोमेन यानी हेड सब टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं। तो नॉलेज का एग्जांपल क्या है कि अगर एक बच्चे ने अपनी क्लास में अल्फाबेट सीखे एंड देन वो घर आके अब अल्फाबेट सुना दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे उसने जो सीखा क्लास में वो उसको रिकॉल कर रहा है। घर आके तभी वो रिसाइट कर पाएगा, अगर रिकॉल नहीं कर पाएगा तो वो रिसाइट नहीं कर पाएगा। तो इस चीज को हम रखेंगे नॉलेज डोमेन के अंदर। सेकेंड हमारा क्या है, कंप्रीहेंशन। इट इज द एबिलिटी टू ग्रास्प द मीनिंग। कंप्रीहेंशन आपके फर्स्ट पेपर में आता है, 5 क्वेश्चन आते हैं, आपको कंप्रीहेंशन दिया जाता है, आप उसको पढ़ते हो एंड देन आप उसके मतलब को समझते हो, फिर कुछ आंसर करते हो। तो कंप्रीहेंशन में आपका क्या आ जाएगा, आप एक्सप्लेन कर पाओगे, अगर किसी भी चीज को आपने कंप्रीहेंड कर लिया देन आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। समराइज, अपने वर्ड में उसकी समरी जान जाओगे कि ये आपसे पैसेज क्या कहना चाह रहा है, ये चीज आपसे क्या कहना चाह रही है। पैराफ्रेज, दोबारा उसको अपने शब्दों में लिख पाओगे। डिस्क्राइब, इलस्ट्रेट, सेम चीज है, ये कंप्रीहेंशन का मतलब है। फिर एप्लीकेशन, आपको नाम से समझ आ रहा है कि जो भी अब तक आपको एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज मिला है किसी चीज का, आप उसको नई सिचुएशन में कैसे यूज कर पाओगे, कैसे अप्लाई कर पाओगे। जैसे आपने ये पेटीएम का, मैंने फोन पे का आपको एग्जांपल दिया था कि जो किसी आपके दोस्त ने बताया कि ऐप को इंस्टॉल करना, स्कैन सेक्शन में जाना, किसी भी क्यूआर को स्कैन करना, देन पेमेंट का ऑप्शन आएगा, कोड डालना, पेमेंट हो जाएगी। तो ये उसने एक एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज दिया कि आपको उसने एक बता दिया कि ऐसे होगा। तो जब आप इसको अप्लाई करके किसी को पेमेंट कर रहे हो, वो आप उसको अप्लाई कर रहे हो। तो एप्लीकेशन में जो एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज है आपको, उसको हम प्रैक्टिस में ले आते हैं। जैसे क्लास में बच्चे को बताया गया कि वो कंप्यूटर पे कैसे प्रेजेंटेशन बना सकता है, और घर पे उसको एक प्रोजेक्ट दे दिया गया किसी टॉपिक पे पीपीटी बनाने का। तो अब जब यहाँ पे बच्चा कंप्यूटर का यूज करके पीपीटी बना रहा है, तो वो किसके अंडर आएगा, वो इस चीज को अप्लाई कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल और, कोई एक एमबीबीएस डॉक्टर है, उसने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो भी सीखा होता है, जब उसको क्लिनिक मिलते हैं, जब उसकी इंटर्नशिप शुरू होती है, तब वो वहां जाके उसको अप्लाई कर देता है। देन एनालाइज, इट रिफर्स द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट फैक्ट्स एंड ओपिनियंस। ये एक ऐसी, एनालाइज का मतलब आप ये याद रखिए कि किसी भी चीज को ब्रेक करना, किसी भी इंफॉर्मेशन को जब हम कुछ पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो वो एनालाइज होता है। एक एबिलिटी है जिसमें फैक्ट्स एंड ओपिनियन को हम अलग अलग कर सकते हैं। हम कंपेयर करते हैं, एनालाइज में हम किसी भी चीज को कंपेयर कर सकते हैं, उनको कैटेगरी में रख सकते हैं या उनको कंट्रास्ट कर सकते हैं कि क्या इसमें है, क्या दूसरे में नहीं है। तो इसमें हमेशा हम डिफरेंशिएट करेंगे, 2 चीजों को अलग अलग करेंगे। नेक्स्ट इज सिंथेसिस, एन एबिलिटी टू इंटीग्रेट डिफरेंट एलिमेंट। इंटीग्रेट का मतलब होता है जोड़ देना, डिफरेंशिएट का मतलब होता है अलग अलग करना। एनालाइज, सिंथेसाइज एक दोनों के अपोजिट है, आप ये याद रखेंगे। सिंथेसाइज में हम चीजों को जोड़ देते हैं, कॉन्सेप्ट को जोड़ देते हैं, ताकि हम उससे कोई एक मीनिंगफुल बात निकाल सके। सिंथेसाइज में हम अपनी कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कोई क्लाइंट आया आपके पास और उसने आपको बोला कि मुझे वेट लॉस करना है, तो आपने योगा, डाइट,
एंड पिलाटे और भी कुछ चीजों को जोड़ के एक नई चीज अपनी बना दी, तो वहां पे आपने क्या किया, सिंथेसाइज कर दिया। ये इसका एक एग्जांपल हो गया। इवैल्यूएशन आपको बहुत अच्छे से पता है, इवैल्यूएशन का मतलब इसमें क्या होता है कि हम फीडबैक देते हैं, हम जज करते हैं दूसरों को हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं कंस्ट्रक्टिव वे में। इवैल्यूएशन इज द एबिलिटी टू कम अप विद जजमेंट्स अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अ चाइल्ड कैन जज, हम जज कर सकते हैं। रिकमेंड मतलब फीडबैक दे सकते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। क्रिटिसाइज एंड जस्टिफाई। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन के अंदर में लिखा गया है। ये अब कॉग्निटिव डोमेन में किसी को कोई प्रॉब्लम है, आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए इसके। इवैल्यूएशन मैम ये बताइए एक बार। रिपीट करिएगा प्लीज। इवैल्यूएशन बताइए मैम। इवैल्यूएशन, देखिए इवैल्यूएशन में ये है कि जैसे आपने पेटीएम के बारे में सीखा, देन आप उसके बाद में फिर अपने आप को जज करें कि मुझे इसमें कितना आ गया है, कितना नहीं आया। जैसे हमारे एग्जाम्स के बाद में इवैल्यूएशन होता है कि हमें जो भी सिखाया जाता है, हमें कितना कितना हमने सीखा, कितना नहीं सीखा, असेसमेंट होते हैं हमारे। सेम चीज है हमारी इवैल्यूएशन यहाँ पे। ओके मैम एक बार सिंथेसिस के बारे में बता दीजिए। सिंथेसिस, देखिए सिंथेसिस का आप पहले एक एग्जांपल देखो कि सपोज आपके पास में कोई आया और उसने कहा कि मुझे वेट लॉस करना है, ठीक है। तो आपने क्या किया कि आपने एक कहा कि मैं आपको योगा कराऊंगा, मैं आपको अच्छी डाइट दूंगा एंड मैं आपको पिलाटेस भी साथ साथ में कराऊंगा। तो आपने यहाँ पे योगा, गुड डाइट एंड आपने पिलाटेस को ज्वाइन कर दिया। तीन अलग अलग चीजें थी, आपने इनको इंटीग्रेट कर दिया, ज्वाइन करके एक चीज बना दी। तो ये होता है आपका सिंथेसाइज, कि हम जब चीजों को जोड़ देते हैं। आगे समझ में? जी मैम, थैंक यू। ओके, और पूछिए। हायरार्की जो था वो, यस मैम, वो हायरार्की जो था मैम वो मतलब क्या है, वो एक बार और फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ये हायरार्की, यस मैम। देखिए ये हायरार्की सिर्फ इन्होंने जो अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, अपने जो इन्होंने 6 लेवल दिए, उसके पहले इन्होंने ये बताया कि हम ये जो इसको बांट रहे हैं 6 लेवल में, कि पहले हम नॉलेज रख रहे हैं, कंप्रिहेंशन रख रहे हैं, देन एप्लीकेशन रख रहे हैं। ये क्यों रख रहे हैं? सिर्फ इसीलिए इन्होंने ये बताया। आपको इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आएगा कॉग्निटिव डोमेन में, क्वेश्चन हमेशा जो इनके 6 लेवल से उनके ऊपर आएगा। ये यही चीज इन्होंने यहाँ पे बताई कि पहले इंफॉर्मेशन प्रोसेस करेंगे मतलब नॉलेज, फिर उसकी समझ विकसित करेंगे मतलब कॉम्प्रिहेंशन, अप्लाई करेंगे मतलब एप्लीकेशन, प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एनालाइज एंड सिंथेसाइज, देन रिसर्च कर रहे हैं तो इवैल्यूएशन। वही हायरार्की है यहाँ पे। ये हायरार्की यहाँ पे फॉलो हुई है मेन, कि हम ऐसे नीचे से ऊपर जा रहे हैं। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। इसकी ट्रिक क्या है? KCA2SE, ओके, KCA2SE, ये इसकी ट्रिक है, जिससे आप अगर आपको ब्रेक करना हुआ देन आप इसको ब्रेक भी कर सकते हो। ओके, आगे चलते हैं। किसी को और कुछ पूछना है इसमें? सेकंड हमारा क्या है? अफेक्टिव डोमेन। 3 डोमेन दिए थे उन्होंने। पहला हमने कॉग्निटिव देख लिया, कॉग्निटिव डील्स विद हेड एंड अफेक्टिव डोमेन डील्स विद इमोशन। हाँ, हार्ट। गांधी जी ने 3 H दिए थे, हेड, हार्ट एंड हैंड। तो ये जो दूसरा है हमारा, ये डील करेगा हार्ट से। दिस टीचिंग डोमेन इंक्लूड्स द मैनर इन विच वी डील थिंग्स इमोशनली। जितने भी हमारी इमोशंस की स्टडी हम करते हैं वो सारे हमारे इफेक्टिव डोमेन में आते हैं। जैसे फीलिंग्स हो गई हमारी, वैल्यूज हो गए, एप्रिसिएशन, इंथुसियाज्म, मोटिवेशन एंड एटीट्यूड। अब इसको भी इन्होंने 5 सब डोमेन में रखा, ठीक है। जैसे वहां पे 6 थे,
मैं एक बार दोबारा ट्रिक बता रही हूँ आपको, KCA2SE, आप याद रखेंगे KCA2SE। मैं बार बार सिर्फ इसीलिए बोल रही हूँ कि मैं बोलूंगी, आप सुनोगे तो आपको याद हो जाएगा, आपके एक सबकॉन्शियस माइंड में कहीं पे वो चीज बैठ जाएगी, ठीक है। अब अफेक्टिव डोमेन में क्या है कि हम किसी चीज को कैसे रिसीव कर रहे हैं, रिसीव करने के बाद हम कैसे उस पर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, देन कैसी हमारे अंदर वैल्यूज आ रही हैं, फिर उसको हम कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, देन उसको हम कैसे, हमारे अंदर वो कैसे हमारा कैरेक्टर बन जा रहा है। ये 5 चीजें इमोशन बेस्ड में है। इसकी ट्रिक है R2VOC या R2 वोक। R मतलब सबसे पहले हम रिसीव करेंगे, देन रिस्पॉन्ड करेंगे। 2 R अगर आप सपोज ये भूल जाते हो, आपको सिर्फ ट्रिक याद रहती है, तो आप भूलोगे नहीं कि पहले रिस्पॉन्स आएगा कि पहले रिसीव आएगा, क्योंकि जब तक हम रिसीव नहीं करेंगे तब तक हम रिस्पॉन्ड कर ही नहीं सकते। अगर किसी ने आपको, अगर आप जल गए तभी आप अपना हाथ वहां से हटाओगे, तो मतलब जल गए मतलब आप रिसीव कर रहे हो कोई चीज, आप अपना हाथ हटा रहे हो मतलब रिस्पॉन्ड कर रहे हो। इसीलिए R2 में हमेशा पहले रिसीव आएगा, देन रिस्पॉन्ड आएगा। V से वैल्यू, O से ऑर्गेनाइज, C से कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। ये इसकी 5 चीजें इन्होंने बताई अफेक्टिव डोमेन में। हम रिसीव में क्या होता है कि इन्वॉल्व्स पैसिव पेइंग अटेंशन एंड बीइंग अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन आइडियाज, मटेरियल्स और फिनोमेना। यहाँ पे एक चीज लिखी है पैसिवली पेइंग अटेंशन, कि कोई चीज हो रही है, हम इंटेंशनली तो उस पर नहीं ध्यान दे रहे हैं, लेकिन ऐसा है कि वो चीज हो रही है तो मतलब चाहते हुए या बिना चाहते हुए हमारा ध्यान उस तरफ जा रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कि हम पैसिवली अटेंशन दे रहे हैं। एंड बीइंग अवेयर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन आइडियाज, और हमारे आसपास में जो कुछ भी हो रहा है हम उस चीज से अवेयर हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि एक उसके घर में उसके जो बड़े भाई बहन है वो लड़ाई कर रहे हैं आपस में, ठीक है, वो लड़ाई कर रहे हैं आपस में, अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं। और एक दूसरा बच्चा है जिसके घर में जो उसके बड़े भाई बहन है वो शेयरिंग कर रहे हैं या अच्छा गेम खेल रहे हैं साथ में, तो ये 2 बच्चे हो गए। तो यहाँ पे जो पहला बच्चा था जिसके घर में लड़ाई हो रही है, तो वो उसका चाहते हुए बिना चाहते हुए भी उसका ध्यान जा रहा है उस तरफ में, तो अब वो क्या करेगा कि बिल्कुल वो वैसा ही बन जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे रिस्पॉन्डिंग में क्या आएगा कि उसने जो कुछ भी सुना, जो कुछ भी वो पैसिवली अब तक देख रहा था, यहाँ पर वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करेगा। मतलब you are not only aware of the stimulus but reacting to it in some way। जैसे अगर मान लो यहाँ पे उसके सामने अब क्या हुआ, वो घर से बाहर आया, उसने देखा कहीं पे लड़ाई हो रही है, वो उसमें इन्वॉल्व हो गया। तो अब तक घर में जो चीज वो देख रहा था, जो चीज वो सुन रहा था, सिर्फ वहां पे जब घर में कुछ नहीं बोल रहा था, जब वो बाहर आया उसके साथ सेम चीज हुई, तब वो वहां पे बोलना भी शुरू कर देगा, ठीक है। तब वो वहां पे लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देगा, वो वहां पे अब्यूज करना भी शुरू कर देगा। एंड दूसरा चीज, सपोज दूसरा बच्चा है जिसने अपने घर में अच्छी चीजें देखी, शेयरिंग वगैरह देखा, उसके भाई बहन अच्छे से रह रहे थे, तो सपोज वो घर से कुछ लेकर आया, चीज टिफिन में लेकर आया, एंड उसके फ्रेंड ने कहा कि ये मेरे साथ शेयर कर लो, देन वो शेयर कर लेगा, क्योंकि अब तक पहले उसने क्या किया, वो पैसिवली उस चीज को देख रहा था, सिर्फ उस चीज को रिसीव कर रहा था। देन रिसीव करने के बाद में एक ऐसा टाइम आएगा जब वो उस चीज को रिस्पॉन्ड करना भी शुरू कर देगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप का वैल्यूइंग। वैल्यू में क्या होता है कि एबिलिटी टू सी द वैल्यू और वर्थ ऑफ समथिंग, कि हम जो भी चीज कर रहे हैं अब हम ये समझने लगते हैं कि उसकी वैल्यू क्या है, वो चीज अच्छी है, बुरी है, कैसी है, एंड उसको एक्सप्रेस करते हैं। सपोज अगर यही बच्चा था जो झगड़ा कर रहा था, जो झगड़े में इन्वॉल्व था, फिर जब उसके घर पे सपोज कंप्लेन गई स्कूल से कि झगड़ा कर रहा था, फिर उसको क्या हुआ, घर में डांट पड़ी, उसकी पिटाई होगी, मम्मी ने उसको 2 चांटे लगा दिए, तो अब वो जान गया कि अच्छा ये चीज गलत है, तब वो ये चीज नहीं करेगा। अब वो जान जाएगा कि अच्छा मैंने ये चीज देखी थी, मैंने करी, लेकिन ये चीज एक्चुअली में गलत है,
ठीक है। वही जो दूसरा बच्चा था जिसने शेयरिंग करी, तो उसके टीचर ने तारीफ कर दी उसकी, उसको शाबाशी दे दी, उसको एक्स्ट्रा में कुछ चॉकलेट वगैरह दे दी, तो वो जान गया कि ये चीज अच्छी है, तो वो अब यही इसी चीज की वैल्यू करने लगेगा। ठीक है, यही चीज वो आगे करने लगेगा। तो पहले उसने रिसीव किया, रिस्पॉन्ड किया, देन उस चीज की वो वैल्यू करने लगा। उसके बाद में है आपका ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है कि पुटिंग टुगेदर डिफरेंट वैल्यूज, इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज, देन रिलेटिंग देम टू ऑलरेडी हेल्ड बिलीफ टू क्रिएट योर ओन यूनिक वैल्यू सिस्टम। अब इसमें क्या किया कि जो उसकी अलग अलग वैल्यूज थी, जो अच्छी चीजें थी, जो बुरी चीजें थी, वो उनको एक पास रखेगा और उनको देखेगा, फिर वो अपना सिस्टम बनाएगा कि अच्छा अगर ये चीज बुरी है तो चलो मैं इसकी कुछ चीजें लूंगा, ये अच्छी है तो मैं इसकी सारी चीजें नहीं लूंगा, मैं अपनी हर चीज नहीं शेयर करूंगा, मैं कुछ चीजें शेयर करूंगा। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा, वो ऑर्गेनाइज करेगा जितनी भी वैल्यूज अब तक उसने देखी है, सुनी है, जिनको वो एक्टिवली या पैसिवली जिनमें इन्वॉल्व रहा है, रिसीव किया है, तो वो उससे अपना यूनिक वैल्यू सिस्टम बना देगा। उसके बाद में कैरेक्टराइजिंग। फिर जब धीरे धीरे जब उसने अपना वैल्यू सिस्टम बना लिया, वो उन चीज को प्रैक्टिस करने लगेगा, तो उसके बाद में वैसे ही उसका कैरेक्टर बन जाएगा, वैसे ही उसका बिहेवियर हो जाएगा। एक्टिंग कंसिस्टेंटली इन अकॉर्डिंग विद द वैल्यूज यू हैव इंटरनलाइज। आप इंटरनलाइज कर लोगे, फिर आप चाहोगे या नहीं चाहोगे, आपका कैरेक्टर वैसा ही, आपका चरित्र वैसा ही बन जाएगा, और आप चाहे अनचाहे वैसी ही चीज करने लगोगे। जैसे कुछ लोग होते हैं कि किसी भी चीज को मना नहीं कर पाते, तो वो उनके अंदर ऐसा नहीं कि एकदम से आया, उस चीज को उन्होंने डेवलप किया, वो वैसे ही बन गए। ठीक है, तो ये आपकी जो 5 चीजें थी, ये आपकी किसमें थी, आपके अफेक्टिव डोमेन में थी। R टू वॉक, R से रिसीव, देन रिस्पॉन्ड, V से वैल्यू, O से ऑर्गेनाइजिंग, C से कैरेक्टराइजिंग। ठीक है, देन आपको इफेक्टिव डोमेन में कोई डाउट है तो मुझसे पूछिए। नो मैम। सबको क्लियर हो गया? यस मैम। मनीषा जी क्लियर है आपको? जी मैम क्लियर है। अमिता जी? जी मैम क्लियर। अनीता जी? जी मैम। ओके, अब हमारा लास्ट जो बचा डोमेन जो दिया था ब्लूम्स ने, वो हमारा क्या है, साइकोमोटर। मैंने बताया था कि मोटर से आप याद रखेंगे कि इसमें ये आपका हैंड का डोमेन है। ठीक है, हैंड है तो एक्शन बेस्ड होगा, साइकोमोटर डोमेन। ठीक, ये आपका एक्शन बेस्ड डोमेन है, और ये आपका क्या है, हैंड से रिलेटेड है। और मुझे कौन बताएगा कि ये लोवेस्ट है कि ये हाईएस्ट है? लोएस्ट। लोवेस्ट है मैम। मैम हाईएस्ट। हाईएस्ट। मैम हाईएस्ट है। ये हाईएस्ट डोमेन है आपका। ठीक है, लोवेस्ट आपका क्या था? नॉलेज। नॉलेज। आपका हैंड हेड। जिसमें था वो। फर्स्ट। हाँ, जो आपका हेड 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 वाला सॉरी था, कॉग्निटिव था, वो आपका क्या था, वो आपका लोवेस्ट था, ये आपका हाईएस्ट है। ठीक है, इट इज मेनली कंसर्न विद द एक्विजिशन ऑफ टेक्निकल स्किल्स। आप हमेशा लिंक करके चीजों को पढ़ेंगे, आपको याद कुछ भी नहीं करना है। साइकोमोटर है, हैंड से रिलेटेड है, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ स्किल्स की बात होगी। जब हेड से रिलेटेड था तो इसका मतलब कुछ ना कुछ नॉलेज की बात थी। ठीक है, अफेक्टिव था तो इमोशंस की बात थी। तो इसमें मेन काम क्या होता है कि हम स्किल्स की बात करते हैं। इट डिस्क्राइब्स द एबिलिटी to physically manipulate a tool or instrument like a hand or hammer। इसमें जो भी बात होगी हमारी साइकोमोटर में, वो सारी हैंड से रिलेटेड होगी। वो सारे काम जो हम अपने हाथों से कर सकते हैं, वो सब हमारे साइकोमोटर में आएंगे। इसकी ट्रिक क्या है, इम्पैन। पहले की क्या थी, KCA2SE, सेकेंड की थी R2VOC, इसकी क्या है, इम्पैन। 5 लेवल्स इसमें है। सिर्फ पहले वाले में जो आपका कॉग्निटिव डोमेन था उसमें 6 लेवल थे, बाकी दोनों में 5 है। इम्पैन में जो फर्स्ट हमारा है, इमिटेशन या ऑब्जर्व करना।
इमिटेट का जो लिटरल मीनिंग होता है वो होता है किसी भी चीज की हम जब नकल करते हैं, उसको देखकर हम वैसा ही काम करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कि इमिटेट कर रहे हैं। तो हम कैसे सीखेंगे साइकोमोटर में, मतलब एक्शन बेस्ड स्किल्स मुझे कैसे आएंगी? तो पहला तरीका उसका क्या है, इमिटेट करके, दूसरे को देखकर। इट इन्वॉल्व्स एक्टिव मेंटल अटेंडिंग ऑफ फिजिकल बिहेवियर एंड अटेम्प्टेड कॉपीइंग ऑफ फिजिकल बिहेवियर। ठीक है, सपोज इसमें क्या हुआ कि एक एग्जांपल लेके समझेंगे इसको। इमिटेशन, हाँ, जैसे आपको गाड़ी चलानी सीखनी है, ठीक है, 4 व्हीलर आपको सीखनी है, तो इमिटेशन में ये हुआ कि कोई एक आपके साथ गया और उसने आपको बताया, उसने आपको गाड़ी चला के दिखाई कि ये इसको ऐसे करना है, इसको ये गियर ऐसे लगाना है, स्टीयरिंग ऐसे पकड़नी है, ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। तो वो आपको बता रहे हैं एंड आप उसको कर रहे हो, वो आपको सिखाता जा रहा है एंड आप उसको देख देख के वो काम करते जा रहे हो। तो इसमें आप उसकी कॉपी कर रहे हो कि वो जैसे कर रहे हैं वैसे आप उसकी कॉपी कर रहे हो। तो आप उसको क्या कर रहे हो, इमिटेट कर रहे हो या ऑब्जर्व कर रहे हो। वन मिनट। तो इमिटेट में क्या हो जाएगा कि जैसे किसी ने, कोई मुझे गाड़ी चलाना सिखा रहा है तो मैं उसको देख के उस चीज को कॉपी कर रही हूँ। ठीक, सेकेंड हमारा क्या है, मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में क्या हुआ, इट मीन्स परफॉर्मिंग सर्टेन एक्शंस बाय मेमोरी, ठीक है, और फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस। कि अब एक दिन ऐसा हुआ कि घर में कोई नहीं था और आपको कोई सिखाने के लिए नहीं आया, या कि पापा ने मना कर दिया कि आप गाड़ी नहीं सीखनी है, तो आप क्या किए, आप छुप के गाड़ी लेके आ गए। ठीक, देन पहले दिन आपको जो कुछ भी सिखाया गया था आपने उसको एक याद किया, अच्छा पहले मुझसे ये करने के लिए कहा गया था, फिर मुझसे ये करने के लिए कहा गया था। ठीक है, तो आप अपनी मेमोरी से उस चीज को कर रहे हो, मैनिपुलेट। तो उसमें वो आएगा मैनिपुलेशन, कि हो सकता है कि आप सही करो, हो सकता है कुछ आप उसमें अपनी चीजें भी डाल दो, आप भूल जाओ, सही से याद नहीं कर पाओ, तो कुछ आपकी चीजें हो गई उसमें, कुछ आपको जो एग्जैक्ट याद है वो चीजें हो गई। ठीक है, तो वो आपका क्या हो गया, मैनिपुलेशन हो गया। थर्ड इज आपका प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या है, एक्यूरेसी इन परफॉर्मेंस इंक्रीजेस विद प्रैक्टिस। अब जब आप रोज गाड़ी लेके आने लगोगे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको कुछ अपनी मेमोरी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है। अब धीरे धीरे वो प्रैक्टिस से आप में क्या आ जाएगी, एक एक्यूरेसी आने लगेगी, आप प्रिसाइज हो जाओगे उस चीज में। आर्टिकुलेशन, अचीविंग द डिजायर्ड लेवल ऑफ एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस बाय प्रैक्टिस। अब आर्टिकुलेशन में क्या हुआ कि आपने इतना प्रैक्टिस कर लिया उसको कि अब आप उसमें प्रो हो गए, कि एक गाड़ी चलाने का जो एक मैक्सिमम लेवल होता है आपने उसको अचीव कर दिया। ठीक है, अब आपको ना प्रैक्टिस की जरूरत है ना कुछ भी, अब आप बिल्कुल उसमें प्रो हो गए। ठीक है, आपको हर चीज उसकी आ गई। नेक्स्ट क्या है, नेचुरलाइजेशन। इसमें ये होता है कि कोई ऐसी स्किल, सपोज आपने बाइक चलाना सीखी, पहले आप किसी ने सिखाई आपको, दोबारा क्या हुआ कि आप अपने आप लेके गए, फिर आपने प्रैक्टिस करी एंड देन उसके बाद में आप बिल्कुल उसमें हर तरह से सीख गए। अब नेक्स्ट हो गया कि आपको बाइक चलानी इतनी अच्छी आ गई कि आप उसमें स्टंट मार रहे हो। ठीक है, आपने उसको इंटरनलाइज कर दिया, वो बिल्कुल आपके अंदर वो चीज आ गई। अब आप अपने हिसाब से उसको, उसमें नई नई चीजें अपने हिसाब से आप करोगे, अब अडेप्ट करोगे, मॉडिफाई करोगे, नई नई टेक्निक्स बनाओगे। ठीक है, नए मेथड्स बनाओगे सिचुएशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ये 5 आपके हो गए एक्शन बेस्ड। इसमें है आपका इम्पैन, इमिटेट करोगे, मैनिपुलेट करोगे, प्रिसीजन, ए से आर्टिकुलेट करोगे, देन नेक्स्ट इज नेचुरलाइजेशन। साइकोमोटर में किसी को कोई डाउट है? 4th नंबर का मैम एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। नो, आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन में क्या हुआ कि अब तक आप क्या कर रहे थे, आप प्रैक्टिस कर रहे थे। ठीक है, प्रिसीजन में आप प्रैक्टिस कर रहे थे। अब फोर्थ में आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया। अब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपने एक वो जो लेवल होता है गाड़ी का, बाइक का, किसी भी चीज का, आपने उस चीज को अपने अंदर क्या किया, आप बिल्कुल उसमें परफेक्ट हो गए हैं आर्टिकुलेशन में। एंड नेचुरलाइजेशन में आप उसमें, अब आप उस चीज को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं कि मैं इसमें अपनी कौन सी चीजें डाल सकता हूँ, वो इसमें आएगा।
मैम लास्ट वाला एक बार लास्ट में ये हुआ कि आपने कोई भी स्किल सीखी, देन आपने यहाँ तक आर्टिकुलेट में तो ये हुआ कि आप उसमें परफेक्ट हो गए। अब नेचुरलाइजेशन में क्या हुआ कि वो चीज आपको इतने अच्छे तरीके से आ गई कि अब आप उसमें अपने हिसाब से कुछ मॉडिफाई कर रहे हो कि अच्छा मैं बाइक चला रहा हूँ, नहीं मैं ऐसे नहीं चलाऊंगा, मैं चौथे पे नहीं चलाऊंगा, मैं तीसरे गियर पे चलाऊंगा, ठीक है, और मैं अपने स्टंट बनाऊंगा। जो आपने कुछ स्टंट सीखे तो मैं उस स्टंट का नहीं करूंगा, मैं अपना अलग स्टंट बनाऊंगा। सपोज आप रस्सी कूदना सीखते हो, ठीक है, आपने रस्सी कूदना सीखी, आपने कुछ देखा कि अच्छा ऐसा ऐसा लोग कर रहे हैं, देन आपने उसमें अपना कुछ नया इनपुट दे दिया, ठीक है, तो वो आपके अंदर इतना अच्छे से आ गया है कि अब आप उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पा रहे हो, तो वो है नेचुरलाइजेशन। आया समझ में? किसने पूछा था? Yes, ma'am. Clear हो गया. ma'am. उसमें perfection, इसमें modification. जी, और किसी को डाउट है इसमें? एक बार रिवाइज करेंगे हम लोग, उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे। ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी थी, इसमें हमने 3 डोमेन पढ़े, ठीक है। पहला हमारा था कॉग्निटिव, दैट इज डीलिंग विद योर हेड, मींस नॉलेज। सेकंड था हमारा इफेक्टिव, दैट इज डीलिंग विद योर इमोशंस या हार्ट, एंड आपका लास्ट था साइकोमोटर, दैट इज डीलिंग विद एक्शन स्किल्स और हैंड। साइकोमोटर इज द हाईएस्ट लेवल एंड कॉग्निटिव इज द लोवेस्ट लेवल। चंदन जी? यस मैम। लास्ट डोमेन कौन सा पढ़ा हमने? साइकोमोटर डोमेन। उसके लेवल्स आप बताएंगे? मैम इसके 5 लेवल होते हैं। इमिटेशन में फर्स्ट में जो आता है उसमें जैसे कि आपने बताया था कि हम यानी किसी गाड़ी को यानी सीख रहे हैं, कोई हमें सिखा रहा है तो हम उसे अच्छे से सीखेंगे, फर्स्ट वे। सेकंड पे आता है कि हम उसके साथ अदर्स क्या ऐड कर सकते हैं मैम। नहीं, आप मुझे 5 लेवल्स के नाम बता दीजिए। ठीक है, इमिटेशन फर्स्ट पे, सेकंड पे आता है सेकंड वाला भूल रहा हूँ। लता जी आप बताएंगी? Yes, ma'am. Imitation, manipulation, appreciation, articulation, and naturalization. ओके, उसके बाद में सेकंड हमारा था इफेक्टिव डोमेन। सद्भावना जी? Yes, ma'am. ये आपकी पहली क्लास है क्या? नहीं मैम, मैं अटेंड करती हूँ, एक दिन बस नहीं की थी आपका क्लास, सेकेंड क्लास बस अटेंड नहीं की थी। ओके, आप बताओगे मुझे इफेक्टिव डोमेन के जो 5 लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं, नाम उनके? ओके मैम, इसमें अफेक्टिव डोमेन्स जिसमें इमोशनल बेस्ड होता है, 5 इसमें टाइप्स बताए गए हैं, जिसमें पहला है रिसीविंग, रिस्पॉन्डिंग, वैल्यूम, ऑर्गेनाइजेशन और कैरेक्टर। वेरी गुड। शिवलोक जी? शिवलोक जी क्लास में है? रश्मि जी? यस मैम। आप बताइए मुझे, पहला जो डोमेन पहला हमने पढ़ा था कॉग्निटिव, उसके लेवल्स कौन कौन से थे? फर्स्ट वाज द कॉग्निटिव डोमेन एंड 6 लेवल्स थे इसमें, नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। ओके, वेरी गुड।
मैं ये सब आपसे इसीलिए पूछ रही हूँ कि मेरा सिर्फ ये है कि आप यहाँ से जब जाएं तो आपको हर चीज, आपको कुछ याद ना करना पड़े। और जब ये एक हमारा होता है कि अगर किसी चीज को हमने बार बार सुन लिया, मल्टीपल टाइम सुन लिया, तो फिर उसको हमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो बाय डिफॉल्ट हमें याद हो जाता है। ठीक है, तो इसकी ट्रिक है इम्पैन। सेकेंड जो इफेक्टिव था उसकी ट्रिक थी R2 वॉक, R2VOC। ओके, एंड जो आपका फर्स्ट था उसका क्या था, KCA2SE। ओके, क्वेश्चंस देखेंगे इसके हम। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, फटाफट आंसर करेंगे। मैम बी है ना इसका? बी नॉलेज। B है मैम, B। Yes, ma'am. B. बी आंसर भी है। इसका करेक्ट आंसर बी है। इसमें ये आपका एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप एक इसमें ये चीज देखिए कि उन्होंने बहुत आसान तरीके से उसको पूछा। अब ये जो आपका इसके चॉइस है, ये चॉइस डिफिकल्ट कब हो जाते, अगर वो क्या करते कि एक दूसरा सिमिलर आपको ऐसा ही ऑप्शन देते और वहां पे एनालाइज और एप्लीकेशन को उन्होंने आगे पीछे कर देते, तब बच्चा वहां पे कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ पे उन्होंने सिंपल सा एक दे दिया ऑप्शन, तो सबने आंख बंद करके बता दिया ये सही है। लेकिन अगर सेम यहाँ पे दूसरा ऑप्शन होता और वहां पे एनालाइज पहले कर देते, एप्लीकेशन बाद में कर देते, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए। which is the most desirable outcome of teaching in higher education? मैम ए रहेगा। यस मैम, ए ऑप्शन। कमेंट बॉक्स में आप लोग आंसर लिख दिया करिए, मैं देखती लिख रहूंगी। दिया मैम, ए। ओके, इसका करेक्ट आंसर ए है। जब भी आप हायर एजुकेशन देखें, कहीं भी चॉइस में अगर हायर एजुकेशन आ रहा है, तो आप हमेशा ये ध्यान रखेंगे कि हायर एजुकेशन है तो उसमें थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, एनालाइज, अगर ऐसे कीवर्ड्स दिए हैं तो हमारा वही आंसर आ जाएगा। ठीक है, हायर एजुकेशन को हमेशा आप क्रिटिकल थिंकिंग इन सब चीजों से जोड़ के देखेंगे। देखिए, ये सेम क्वेश्चन है लेकिन ये दूसरे चॉइस के साथ में है इसका आंसर। मुझे बताइए इसमें क्या होगा। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग एट हायर एजुकेशन लेवल। मैम बी होगा। B, बी। बी। B मैम। मैम बी लग रहा है। बी। इसका आंसर बी होगा, बिल्कुल सही। कि जब भी हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि उनके अंदर ये डेवलप करें कि वो डिसीजन खुद ले सके, क्योंकि वहां पे जब टीचर का रोल कम हो जाएगा, बच्चे का रोल रहेगा, तो वो डिसीजन खुद ले और ऐसे डिसीजन ले कि जो अच्छे हो। ठीक है, पास एग्जामिनेशन में इसका कोई मतलब नहीं है, न्यू इन्फॉर्मेशन का भी कोई मतलब नहीं है, तो मोटिवेटेड स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चन ड्यूरिंग लेक्चर्स का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप लोग सारे आंसर सही सही देते हैं, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं अच्छे से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव्स देखे थे हम लोगों ने अभी। ठीक है, नेचर हमने कल पढ़ा था, तो मुझे बताओ इसमें क्या चीज है। एलिमिनेट करके करना है ये आंसर, ये क्वेश्चन।
मैम ए लग रहा है आंसर। फटाफट इसका आंसर करेंगे। क्या इसका आंसर है? कमेंट बॉक्स में लिखिए। ए मैम। ए मैम ए। ओके, आप इसका आंसर ए कह रहे हैं, हम देखेंगे ए में क्या है आपका 1, 3 एंड 6। ठीक है, मैंने कहा था एलिमिनेट करके करेंगे, तो चलो जो गलत होता है पहले वो देखते हैं क्या गलत है। इसमें कह रहे हैं कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग और ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है। मैंने आपको क्लास में एक्सप्लेन किया था कि टीचिंग एंड ट्रेनिंग हमारे क्या है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, हम कभी नहीं कहेंगे कि दो चीजें एक जैसी हैं। अगर दो चीजें एक ही होती तो उनके दो अलग अलग नाम क्यों होते? ठीक है, concern of all teaching is to ensure some kind of transformation in students। कि टीचिंग का मेन कंसर्न क्या है कि बच्चों में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्म लाना। बिल्कुल सही बात है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि टीचिंग होती ही तब है जब हम ये सोचते हैं कि बच्चों के बिहेवियर में कुछ चेंज आया। ठीक है, जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हम कहते ही नहीं है कि टीचिंग हुई है। मैंने आपसे एक सेंटेंस बोला था कि देयर इज नो टीचिंग विदाउट लर्निंग। तो लर्निंग हो रही है मतलब बच्चों में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। ये आपका बिल्कुल सही हो गया। ऑल गुड टीचिंग इज फॉर्मल इन नेचर। ये बिल्कुल एक गलत चीज है कि सारी टीचिंग फॉर्मल होती है। हम घर में भी कितना कुछ सीखते हैं लेकिन वो फॉर्मल नहीं होता, वो इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल का मतलब क्या होगा आपका कि ऐसी एजुकेशन जो एक प्रॉपर सिस्टम में जाके, स्कूल में जाके हम ले रहे हैं। तो क्या जरूरी है कि हम जितना भी कुछ सीख रहे हैं और अच्छा सीख रहे हैं वो हम स्कूल जाके ही सीखें? हम अलग तरह से भी सीख सकते हैं। ठीक है, और टीचर इज अ सीनियर पर्सन, इस चीज का भी कोई सेंस नहीं बन रहा है। टीचिंग एक सोशल एक्ट है, लर्निंग एक पर्सनल एक्ट है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम लर्न करते हैं तो वो हम पर्सनली किसी चीज को लर्न कर रहे हैं। जब हम टीच करते हैं तो हम एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है उसको टीच करते हैं, सिंगल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? 1, 3 एंड 6। ए मैम। जी, ए। आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? क्योंकि अगर आपने सिलेबस देखा हो तो हमारा मेथड्स ऑफ टीचिंग वाला जो एक पोर्शन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। एंड जो सिलेबस के जस्ट